हम्म। तो आज हम लोग थोड़ा सा महात्मा गांधी पे चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज थी, उन्होंने कैसे भारत को स्ट्रॉन्ग किया, किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया, क्या उनका पैटर्न था चीज़ों को लेकर चलने का। और अगर इंडिपेंडेंस मिली तो क्वेश्चन यूपीएससी में एक बार आया कि अगर महात्मा गांधी ना होते तो देश की आज़ादी का रूप क्या होता, अगर इंडिपेंडेंस हमें मिलती तो कैसी होती, अलग तरीके की होती। अगर जो सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के तरीके की अगर आज़ादी मिलती तो अग्रेशन ज़्यादा रहता, पहले मिल जाती, लेकिन वहाँ समस्या तानाशाही की आ सकती थी देश में। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। और हम लोगों ने, अगर आप आए थे उस दिन, आप आए थे तो हमने ये बात किया था, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद मेला आंदोलन की चर्चा की थी, याद आ रहा है? चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन की अभी चर्चा नहीं हुई थी, अहमदाबाद मिल तक की चर्चा हुई थी। तो हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की कार्यवाहियां भारत में जब वो आए, है ना? तो महात्मा गांधी कब आए? 1915 में भारत आए। इनके जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने ये कहा कि ऐसा करो कि पहले आप आकर 2 साल तक पूरे भारत का भ्रमण करो, 2 वर्ष तक भारत में घूमो, उसके बाद कोई स्ट्रेटजी शुरू करना। गांधी जी आए कहाँ थे? तो साउथ अफ्रीका से आए थे। और साउथ अफ्रीका में इन्होंने कई स्ट्रेटजीज, कई रणनीतियों का पालन किया था अपने आंदोलन को चलाने के लिए, है ना? कौन कौन सी स्ट्रेटजी? तो पहली चीज तो गांधी जी ये कहते थे, साध्य साधन की पवित्रता। साध्य साधन की पवित्रता क्या मतलब इसका? जो हमारा लक्ष्य है, गोल है, वो ये भी पवित्र होना चाहिए, और जो इसको प्राप्त करने का साधन है वो भी पवित्र होना चाहिए। मतलब साधन भी पवित्र होना चाहिए, तभी हमारा लक्ष्य पवित्र है, नहीं तो हमारा लक्ष्य ही धूमिल हो जाएगा। जैसे तुम सामान्य शब्दों में समझो कि तुम्हें आईएएस बनना है, ऐन मौके पर परीक्षा के समय तुम्हें कोई ऐसी चीज समझ में आती है कि नहीं, हम कोई अनुचित साधनों का प्रयोग करके आगे बढ़ जाएं, हो सकता है आप आईएएस बन जाएं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी वही आदत आपको उस पद से हटा भी देगी। तो गांधी जी का ये मानना था कि अगर हमने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग किया, अमीर बनने के लिए गलत रास्ते को चुन लिया, तो बाद में वो रास्ता ही हमारे लक्ष्य को दूषित कर देगा, हमारा लक्ष्य ही खराब हो जाएगा। इसके अलावा और क्या था? अहिंसात्मक, अहिंसात्मक तरीका, अहिंसात्मक तरीका। गांधी जी ने कहा कि हमें हिंसा नहीं, हमको वायलेंस नहीं चाहिए, नॉन वायलेंस, अहिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन चलाएंगे। अब लोगों को बड़ा डर लगा यार, अंग्रेज इतने मारते हैं, इतने पीटते हैं, उनके सामने कैसे वो कहते एक थप्पड़ कोई तुम्हारे एक गाल मारे तो दूसरा थप्पड़ अपना जो गाल आगे बढ़ा दो कि भाई दूसरे भी मार लो। क्यों ऐसा कहते थे? गांधी जी एक बात ये कहते थे कि जो बुरे से बुरा व्यक्ति भी जो होता है उसका हृदय, हृदय परिवर्तन होता है। क्या होता है? हृदय परिवर्तन। हार्ट जो है अंदर से, हर व्यक्ति एक है, उसका हृदय परिवर्तन हो सकता है।
आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, मारे जा रहा, मारे जा रहा, मारे जा रहा है, इस समय बात ये लगी यार क्यों ही मार रहा हूं इसको। लेकिन जिस व्यक्ति को मार खाना, उस व्यक्ति को पीड़ा बड़ी सहनी पड़ेगी। गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत मार खाए थे। साउथ अफ्रीका में भारतीयों के और जो वहां के स्थानीय लोग थे उनके अधिकारों के लिए गांधी जी ने बड़ा संघर्ष किया था। गांधी जी नेता साउथ अफ्रीका में ही बन गए थे, भारत में तो आने के बाद केवल वो प्रयोग कर रहे थे। नेता तो वो अब्दुल्ला खां का मुकदमा लड़ने साउथ अफ्रीका गए थे, एक व्यक्ति था भारतीय मूल का, उसने ही इनको बुलाया था। तो गांधी जी पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां पर देखा उन्होंने कि भारतीयों के साथ बड़ा ही खराब व्यवहार होता है। गांधी जी के पास एसी फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो बैठे थे ट्रेन में जाकर, लेकिन बाद में पता चला कि एसी फर्स्ट क्लास का टिकट था उनके पास था, चूंकि बैरिस्टर थे गांधी जी। सेंट पीटर्सबर्ग उनको अगर आप देखेंगे तो जो प्रिटोरिया जाना था, साउथ अफ्रीका में एक जगह प्रिटोरिया, और अगर आप देखेंगे कि जहां उनको यात्रा करनी थी वो एसी डिब्बे में, जहां अपने जो फर्स्ट क्लास का टिकट था, जब उसमें घुसे तो उनको उतार के बाहर फेंक दिया गया। ये ऐसी घटना थी जिस घटना से मतलब जो फर्स्ट क्लास का टिकट था वो केवल अंग्रेजों के लिए था, उसमें कोई भारतीय नहीं चल सकता पैसा होने के बाद। तो सामान के साथ गांधी जी बाहर फेंक दिए गए रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, उस समय मोहनदास करमचंद गांधी बैरिस्टर हुआ करते थे, तो फेंक दिए गए। फिर गांधी जी ने यह सोचा कि हमें जिस तरीके से फेंका गया है, अब सोचिए मेरी इतनी अच्छी पढ़ाई है, मैं इंग्लैंड से पढ़ा हूं, मेरी पढ़ाई इतनी अच्छी है, मैं बैरिस्टर हूं। उस समय बैरिस्टर मतलब बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी। मेरी कोई इज्जत नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा, आम लोगों का क्या होगा, आम लोगों की स्थिति क्या होगी। आम लोगों की स्थिति इतनी खराब है तो हम क्या करेंगे। फिर गांधी जी जब वहां रहने के लिए गए तो बहुत सारी चीजें हुई। क्या क्या हुआ, गांधी जी जहां रहते थे वहां पर भारतीयों को और जो वहां के स्थानीय लोग थे उनको मेन सड़क से चलने की आजादी नहीं थी, वो मेन रोड से नहीं चल सकते थे, उनको पीछे से चलना पड़ता था और अपने जेब में हमेशा एक पास रखना पड़ता था। जैसे पुलिस ने पकड़ा तो आपको पास दिखाना पड़े तो फिर आपको जेल। तो गांधी जी ने कहा यार ये कैसा व्यवहार है, दोयम दर्जे का व्यवहार है। तो उन्होंने संघर्ष किया मानव अधिकारों के लिए, बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद बहुत सारी चीजें हुई। वहां वो भारतीयों के मामले को, स्थानीय लोगों के मामलों को आगे रखने में सफल रहे, अधिकारों की बात करने में सफल रहे। इसीलिए आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका में भी गांधी जी का बड़ा नाम है, उनकी बड़ी मूर्तियां सब जगह लगी हुई हैं। और जब साउथ अफ्रीका में आगे चल के आंदोलन चला अंग्रेजों के खिलाफ, तो वहां पर एक नेता थे नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला ने गांधी जी की पूरी फिलॉसफी को अडॉप्ट किया और अपने देश को आजाद कराया, अपने लोगों की सत्ता स्थापित कराई। तो गांधी जी जब 1915 से 1917, अगर आप देखेंगे तो 1915 भारत आए साउथ अफ्रीका से, और आने के बाद उन्होंने 1917 तक देश में अलग अलग समस्याओं को यहां पर देखा, लोगों को समझा, और समझने के बाद क्या किया, समझने के बाद यह समझा कि भारतीय लोग, पहली बात तो यह है कि बड़े पैमाने पर यहां अशिक्षा है, गरीबी है, इनको सीधे नहीं लड़ाया जा सकता। अगर इनको सीधे लड़ाएंगे तो ना तो ये लड़ पाएंगे, ना तो देश के लिए कुछ कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इनको
प्रशिक्षण देना होगा, ट्रेनिंग देना होगा। तो गांधी जी ने यहाँ रणनीति रखी, क्या क्या? साध्य साधन की पवित्रता, अहिंसात्मक तरीका, हृदय परिवर्तन, इसके अलावा रचनात्मक कार्यक्रम, रचनात्मक कार्यक्रम, कि कपड़ा बनाओ, कुछ अपना उद्योग करो, स्वदेशी को बात करने लगे गांधी जी। तो अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की रणनीति क्या थी, गांधी जी सोचते क्या थे, वही सोच उनके आंदोलनों में सामने आई। इसके पहले हम लोगों ने कुछ आंदोलनों की चर्चा किया था। तो यहाँ पर इसीलिए आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी जी की कार्यवाहियां रही, चाहे वो चंपारण आंदोलन रहा हो, चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी एक चीज और कह रहे हैं, सत्याग्रह। सत्य अगर हो तो उसके लिए आग्रह भी होना चाहिए, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अगर तुम ट्रुथ के खिलाफ, मतलब अगर तुम सच के रास्ते पर हो, तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी आ जाए तुमको डरना नहीं चाहिए। गांधी जी इस बात को भी कहते हैं। गांधी जी ये कहते हैं कि अहिंसा का रास्ता कायरों का रास्ता नहीं है, कमजोर लोगों का रास्ता नहीं है कि अहिंसा की बात कर लें, क्योंकि अगर तुम्हें एक थप्पड़ कोई मारेगा तुम उसको 10 थप्पड़ मारने की बात करोगे। ये वीरों का रास्ता है, इस पे वही चल सकता है जो अंदर से वीर हो, जिसमें सब कुछ घोटने की क्षमता, पी जाने की क्षमता उस शिव की तरह से। शिव इसलिए शिव है क्योंकि वो विष भी पीते। दुनिया केवल अमृत पीती है, शिव विष पी लेते हलाहल, और उसको जो है पी के दुनिया को कल्याण करते, नहीं तो दुनिया जल जाती। क्यों? तो यहां अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी जी की रणनीतियां इस तरीके से रही। इसके अलावा अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हमने बताया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन, उन्नीस सौ 1917, ठीक है। इस जगह अगर आप देखेंगे तो 3 कठिया पद्धति थी। क्या मामला था ये 3 कठिया पद्धति का? और यहाँ जो 50% यहाँ पर जो प्लेग के समय में प्लेग बोनस की बात हुई थी, बोनस का मुद्दा था। है ना, यही सब मुद्दे तो थे। अब इसके बाद यहां पर गांधी जी ने लगातार जो मजदूर थे, यहां पर ये जो आंदोलन था किसानों का था। हाँ भाई, तभी तो अगर आप देखेंगे तो 3 कठिया पद्धति किसानों का तो मुद्दा था, और ये मुद्दा किसका था? ये मजदूरों का मुद्दा था। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो खेड़ा आंदोलन, इसके बाद फिर अगला आंदोलन कौन सा है? खेड़ा। ये गुजरात में है खेड़ा। खेड़ा आंदोलन क्या है, अब इसको समझने की जरूरत है। ये भी 1918 में आंदोलन हुआ। है ना, खेड़ा आंदोलन 1918 में एक स्थान है गुजरात का खेड़ा, जहां पर अकाल पड़ा। फेम, अकाल है ना, अकाल क्या होता है? जहां पर कुछ पैदा ना हो, खेती करो कुछ निकले ही ना, कुछ हो ही ना रहा हो। और अकाल, अकाल तो पड़ा, अकाल पड़ा, साथ में प्लेग भी फैल गया। मतलब अकाल के साथ साथ प्लेग भी आ गया। इससे भी लोग मरने लगे, इससे भी लोग मरने लगे, सब जगह मर रहे हैं, चारों तरफ मौत ही मौत।
नाच रही है। पहले ऐसी बीमारियां आती थी, अभी आपने देखा कोरोना महामारी आई, सबको लील ले गई। जैसे जब नदियां जब उफान पे होती हैं तो बहुत सारे घर वो निगल ले जाती। नहीं, आपका घर अगर जो नदियों के किनारे हो और आ जाए बाढ़ तो डिजास्टर होता है कि नहीं होता? बड़े पैमाने पर डिजास्टर होता है। अगर तुम वहां हो तो तुमको भी खींच ले जाएगी नदी। तो यहां आप देखेंगे ये सारी चीजें हुई। लेकिन ये सारी घटनाएं तो हो रही थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हम भू राजस्व को वसूलेंगे ही वसूलेंगे, जो रेवेन्यू है हम लेंगे। क्या कहा? राजस्व। यहां पे सरकार ने कहा कि हम भू राजस्व लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। एक आदमी तो मर रहा है खाने बिना और तुमको शौक पड़ी है कि हमें राजस्व मिले, तो मुद्दा तो बनना ही था। अब जो लोगों ने अपील किया कि भाई भू राजस्व न लिया जाए, हमसे टैक्स न लिया जाए, किंतु सरकार नहीं मानी। अंग्रेज वैसे भी नहीं मानते थे। ये बात महात्मा गांधी जी को पता चली। गांधी जी तो यही कहते थे कि वैष्णो जनते, वैष्णो जो लोग हैं उनकी पीर को समझना चाहिए, उनके दर्द को समझना चाहिए। और जो पीर पराई जाने रे, अच्छा इंसान वही है जो दूसरे के दर्द को समझ ले, नहीं तो वो अच्छा इंसान नहीं है। आप अपने आप में ही उसको सोचिए कि जो व्यक्ति दूसरे की पीड़ा में जिसको आनंद आता हो, वो व्यक्ति इंसान नहीं, शैतान है, पशु के समान है। और अगर कोई जो दूसरे की पीड़ा में जिसको वो खुद भी भावुक हो जाता है, वो रो देता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो अपने आप में समस्या में रहता है। इसलिए दूसरे की समस्या और दूसरे की जो विषय हैं उसमें अगर आपके अंदर संवेदना नहीं आ रही है तो आप इंसान है नहीं। इंसान का केवल आवरण है आपके पास। पशु के साथ भी यही समस्या है। पशु दूसरे पशु की पीड़ा को नहीं समझता, लेकिन इंसान समझता है। और जब इंसान समझ लेता है तो इंसान की अपनी स्थितियां होती हैं। तो यहां महात्मा गांधी किसानों के मुद्दों को समझ रहे थे, उनके दर्द को समझ रहे थे, उनकी भावनाओं को समझ रहे थे, और वो शामिल हो गए इस आंदोलन में। खुद भी ये गुजरात के ही थे, तो शामिल हो गए और कहा कि भाई अब हम सत्याग्रह करेंगे। क्या करेंगे? हमारा यही आग्रह है, अब सत्य पर चाहे हमारा जो सर फूटे या माथा, अब हम छोड़ नहीं सकते इस आंदोलन को। अंग्रेज पहले खूब डराते थे, मारते बहुत थे ना, हंटर ले के साथ चलते थे। तो उन्हें पिक्चर देखी हो तो अंग्रेज पहले मार देते 2-3 हंटर, उसके बाद बात करते थे। वो ज्यादा बात करने में विश्वास नहीं करते थे। उनका मानना था कि भय बिनु होत न प्रीत, भय के बिना जो है कोई प्रीत नहीं होती। अगर जब तक कोई आपको भय नहीं है, कोई किसी को मानता कहाँ है। आप बहुत आसान हैं, सरल हैं, अगला व्यक्ति कहे अच्छा हम जानते हैं। इसीलिए अंग्रेज किसी से मिलते नहीं थे, अपने ऑफिस किसी से नहीं मिलते, भारतीयों से एकदम नहीं, खाली बैठने लगे किसी भारतीय से नहीं। क्यों? क्योंकि मिलने के बाद क्या हो जाए, लोग हम जानते हैं उनको। तो अंग्रेजों के बड़ा जो सिद्धांत था कि अंग्रेज जो है भय से लोगों को अपने कंट्रोल में रखने प्रयास करते थे। गांधी जी ने आंदोलन में सत्याग्रह किया, संघर्ष किया। ब्रिटिश सरकार घुटनों पर आ गई, उसको विवश होना पड़ा। और ये बात सरकार को मानना पड़ा कि केवल जिनके पास कैपेबिलिटी है, जिनके पास क्षमता है, जो सामर्थ्यशाली किसान है, केवल वही टैक्स देंगे। बाकी किसान जिनके पास पैसा नहीं है वो टैक्स नहीं देंगे। ये बात समझाई गई। इस आंदोलन में महात्मा गांधी के कई सहयोगी थे। खेड़ा आंदोलन में कौन कौन? यहां आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, लौह पुरुष
भारत के। क्या किया इन्होंने? भारत जब अंग्रेज जा रहे थे तो भारत में 560 से ज्यादा रियासतों को एकीकृत किया, यूनिफिकेशन किया, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में बड़े नेता थे। इसके अलावा विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ये सारे नेता यहां पर आप देखोगे तो आपको दिखाई देंगे। क्लियर? इसी आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की योग्यता से प्रेरित होकर खेड़ा की महिलाओं ने, वहां के लोगों ने इनको, अगर आप देखेंगे तो सरदार की उपाधि दिया। कहा सरदार हैं आप। सरदार मतलब क्या होता है? अगुआ, आगे बढ़ के लीड करने वाला। जैसे हम कहें कि सीकू सरदार है तुम्हारी टीम का, इसका मतलब क्या हो गया? कि मेन आदमी। तो सरदार की उपाधि। अब ये सब क्वेश्चन कभी स्टेट टू स्टेट में पूछ लेते हैं कि सरदार की उपाधि कहाँ आई, ये है। तो इस तरीके से है। क्लियर? कुछ लिखवाएंगे नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा जो ब्रेन स्ट्रोमिंग कर रहे हैं। ठीक, आइए आगे। आगे हमको क्या चर्चा करना है? रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट, बहुत खून बहेगा इसमें। हाँ, अब सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि रॉलेट एक्ट क्या है और क्या है, इसमें क्या ऐसा था कि इसके खिलाफ सत्याग्रह करना पड़ा। अंग्रेज हमेशा सशंकित रहते थे, डाउट करते थे, डाउटफुल रहते थे हमेशा भारतीयों को लेके। अच्छा आया है मिलने तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, डाउट, हमेशा डाउट रहता था। तो उसी डाउट को समाप्त करने के लिए इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के पास एक दिमाग ये आया कि हम कुछ ऐसा नियम लेकर आए कि अगर हमें मनीष के ऊपर है डाउट तो हम इसको उठा के जेल में डाल दें तुरंत। डाउट पे ही, किया है कि नहीं किया उससे मतलब नहीं, संदिग्ध हैं ये आप डाउट आप पे है, डाउट के आधार पर हम आपको जेल में डाल देंगे, बिना मुकदमा, बिना दलील, बिना वकील का आप जेल में रहोगे। ना आपको वकील मिलेगा, ना आप अपनी दलील दे पाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अब इस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो ये कहा गया कि अंग्रेजों को लग भर जाना चाहिए, वारंट की जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार होता है तो उसके खिलाफ वारंट निकाला जाता है। ये वारंट है साहब, आपको चलना है वहां पर। अरे तो उसमें भी मामला होता है, उठा लेते हैं, फिर वहां बन जाता है, आपके हाथ में पकड़ा देंगे दो पुड़िया, फिर आप अपने आप ही कह दोगे, उसके बाद कहो हम नहीं लिए थे। उसका तरीका बताऊंगा, वो भी तरीका। अरे यार तो तुम खुद जाओ प्रशासन में, तुम लोगों को बचाओ। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इसमें, इस एक्ट में ये कहा गया कि बिना किसी वारंट के आपको जेल में डाला जा सकता है, और ये जेल की जो सजा होगी वो 2 साल से ज्यादा जेल में हम आपको डाल सकते हैं, आपको केवल संदेह के आधार पर। 2 वर्ष से ज्यादा तक जेल में रखा जा सकता है, इस रॉलेट एक्ट में कहा गया। ठीक है। और आप अपनी पैरवी नहीं करा सकते। पैरवी का मतलब आप कोई एडवोकेट नहीं रह सकते, वकील नहीं चाहिए आपको। आप क्या करोगे वकील? हमें संदेह हो गया, आप मान लो कि आप अपराधी हो। अगर ऐसे ही एक बात कहता था लुई 14, आई एम स्टेट, मैं ही राज्य हूं, मैं जो कहता हूं वही संविधान है, आगे चल के उसके खिलाफ विद्रोह हो गया फ्रांस में। लुई 14, लुई 15, लुई 16, इसी के ही परिवार में बहुत सारे लोग आए। हाँ, तो आप देखोगे कि लुई 14 ने यही बात कही थी। ऐसे ही अंग्रेज भी थे, हम जो कह रहे हैं वही कानून है, जो शिवगामी देवी कह रहे मेरा वचन ही शासन है, तो वो मामला यही है।
वचन ही शासन का मतलब ये जो मैं कह रहा हूं या जो मैं कह रही हूं यही बात होगी, इसके अलावा अगर कोई बात होगी तो फिर गर्दन उतार ली जाएगी। पहले का शासन यही था, इतना बोलने का अधिकार किसी को कहां था, इसीलिए तो इतना संघर्ष हुआ अभिव्यक्ति की आजादी के लिए। हमें आजादी चाहिए बोलने की, और यही आजादी यहां छीनी जा रही थी। ये इसीलिए लाया गया था कि भारतीय बोलना बंद कर दें, भारतीय अपनी बात रखना बंद कर दें। अगर तुम बोलोगे तो जेल में डाल देंगे, सड़ जाओगे जेल में ही। ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए विशेष अदालतों का निर्माण किया जाएगा। इस एक्ट में यह भी कहा गया कि इसके लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी जो केवल इसी के मामले सुनेंगी। विशेष अदालतों का निर्माण, विशेष अदालतें बनेंगी, स्पेशल कोर्ट्स बनेंगे, विशेष अदालतों का निर्माण होगा जिसमें इनकी सुनवाई होगी, और इन अदालतों से जो फैसले आएंगे इनके फैसले पर कोई अपील नहीं हो सकेगी, कोई अपील नहीं हो सकेगी। बताओ वंशिका, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्वेश्चन आ जाए रॉलेट एक्ट में, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, रॉलेट एक्ट तो रॉलेट एक्ट ही रहेगा कि कुछ और हो जाएगा। अब यहां समझना है कि इनके फैसले पर कोई अपील, मतलब अगर आप देखो कि अगर आपको जिला और सत्र न्यायालय ने किसी अभियुक्त को कोई सजा दिया, किसी को सजा दिया, ठीक है, तो ये सजा, इसे हाई कोर्ट में कोई व्यक्ति चैलेंज कर सकता है, और हाई कोर्ट में भी अगर न्याय नहीं मिला तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होगा, और अगर यहां भी न्याय नहीं मिला तो यहां से भी ये राष्ट्रपति के पास भी जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास भी क्षमादान की शक्ति। यहां देखिए क्या हो रहा, इन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट है ये जो फैसला दे देगी इसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते, और ये कोर्ट इन्हीं के द्वारा बनाई गई। इसलिए भारतीयों ने इस कानून का कड़े शब्दों में विरोध करना शुरू किया, निंदा करना शुरू किया। इसे काला कानून कहा गया, ब्लैक लॉ, ब्लैक एक्ट। और ये कहा गया न अपील, न वकील, न दलील, कैसी है तुम्हारी सरकार। भारतीय ऐसे नहीं एकजुट हुए, एकजुट करने के लिए कुछ चीजें भी अंग्रेज लगातार कर रहे थे, और जब अंग्रेजों के द्वारा कुछ एक्टिविटी हुई तो क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती ही है। ये नियम है विज्ञान का कि तुम एक्शन करोगे तो रिएक्शन भी आएगा। अगर तुम एक थप्पड़ किसी को मारोगे तो दूसरा भी हो सकता है कि कुछ न मार पाए आपको, अगर आप बड़े मजबूत हैं तो हो सकता है दूर से पत्थर से मार दे, कुछ न कुछ तो करेगा। हो सकता है कि आपको वो कुछ न बिगाड़ पाए जरूर, लेकिन फिर ये सोचेगा कि क्या कर सकते हैं। हाथी को भी चींटी कभी कभी नीचे गिरा देती है। एक बार एक चूहे की और हाथी की लड़ाई हो गई, ठीक है। हाथी ने कहा ऐसा है चूहे, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है और बोलते इतना ज्यादा, अभी एक पैर रख दूंगा तो यहीं पे मसल जाओगे। चूहे को बड़ा अपमान लग गया। चूहा राजा था अपनी टीम का, गया चूहिया को बताया जो महारानी थी, कहा ऐसा है महारानी कि आज बड़ी बेइज्जती हुई मेरी, इतनी बेइज्जती हुई कि मैं तुमसे कह नहीं सकता। चूहिया ने कहा ऐसा है कि अपने सारे बच्चे हैं अभी बुलाते हैं, क्या करोगे? क्या इसी खेत से जाता है हाथी, अंदर ही अंदर पूरे खेत को खन दो।
सारे ने मिलकर रात भर में खेत को जो अंदर से खोखला कर दिया, ऊपर से लगे कि खेत खेत है। हाथी का वही मिजाज, वो सुबह अपना निकला पानी वानी पी के जो तालाब से, मस्त होते हुए देखा चूहे सुहे, कहा कि अपना पैर उठा के दिखाया, कहा कि आज छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही पहुंचा खेत में रात भर की मेहनत हुई थी चूहों के द्वारा, हाथी उसके अंदर घुस गया, निकल ही नहीं पा रहा था, फंस गया, एकदम जोर लगाए निकल ही नहीं पाया। तब वो चूहों का राजा आया, कहा, बोला हाथी देव अब बताओ। कहे यार गलती हो गई, माफ कर दो, आइंदा गलती नहीं होगी। फिर चूहों ने फिर वहां पे स्थितियां आगे किया, आगे तक पूरा वो सपाट किया, तब निकल के आया। समय बड़ा बलवान है। कभी कभी भारतीयों को अंग्रेज जो है चूहे से भी छोटा मानते थे, लेकिन इन्हीं चूहों ने जो है बाद में चल के जब शेर बने तो अंग्रेजों के लिए खोजे रास्ता नहीं मिला कि कहां भागें। 1945 तक अंग्रेज आते आते ये सोचने लगे कि कितना जल्दी भारत छोड़ दिया जाए, हो सकता है ऐसा ना हो जाए कि सारी जनता हम लोग को जाने ही न दे, हमको मार डाले यहां। ये स्थिति हो गई। तो ये कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है कि कभी छोटे व्यक्ति को बहुत छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर हल्के में अगर आपने लिया और अगर उसका मूड खराब हो गया तो फिर आप हल्के में हो जाओगे, आप चाहे जितने सशक्त हो। ठीक है, तो ये बात यहां पर है। अब रोलेट सत्याग्रह के मतलब जो रोलेट के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ एक मामला खड़ा हुआ 1919। ठीक है, अब इसमें देखिए कि क्या होगा। इस एक्ट का विरोध होगा, इसके खिलाफ संघर्ष होगा। अब फिर महात्मा गांधी देश में आ ही चुके हैं, तो गांधी जी का सत्याग्रह होगा। भाई गांधी जी अगर देश में हैं, गांधी जी का एक अपना मिजाज था, और जब से आए तब से अगर उनको ये लगा कि आंदोलन है तो उसमें वो अपने आप को आगे रखते थे कि भाई संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। भारतीयों के द्वारा जो भी शिक्षाविद थे, जो बुद्धिजीवी थे, सबने कहा कि यह कानून मानव की जो गरिमा है उसके खिलाफ है, हमारे बोलने की आजादी को छीनने वाला है, अभिव्यक्ति की आजादी को छीनने वाला है। तो कहते हैं ना कि राइट ऑफ स्पीच, हमारे बोलने की आजादी वो चली जाएगी। इसीलिए महात्मा गांधी ने इस कानून के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ बंबई में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया। क्या किया? महात्मा गांधी जी ने बंबई में सत्याग्रह सभा का गठन किया कि हमें इस मामले के खिलाफ सत्याग्रह करना पड़ेगा। और इसके लिए आप देखेंगे तो उन्होंने जो गुजरात सभा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं और होम रूल मतलब जितने भी भारत में जो दल थे, जो संगठन थे, सबसे सहयोग मांगा। चाहे वो गुजरात सभा हो, चाहे वो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी हो, चाहे वो होम रूल लीग हो, कहा कि आप सब मिलकर हमारे सत्याग्रह को सफल बनाओ। ठीक है, और इसी के बाद उन्होंने एक अपील और किया कि 30 मार्च 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल की जाएगी अंग्रेजों के खिलाफ। पैन इंडिया लेवल पर पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल होगी। हड़ताल का मतलब क्या होता है? क्लोज करना, सब कुछ बंद।
हम आज नहीं काम करें, जैसे हम फैक्ट्री में काम करते तो आज हमारी हड़ताल, लोग कहते भूख हड़ताल कर रहे हो क्या, खाना नहीं खाओगे। हड़ताल का मतलब रोक देना। आगे चलकर आप देखेंगे इस डेट को आगे बढ़ा दिया गया और ये कहा गया ये 30 मार्च को नहीं, अब 6 अप्रैल 1919 को किया जाएगा। मतलब ये घटना जो है 30 मार्च की जगह 6 अप्रैल कर दी गई। 6 अप्रैल 1919, मतलब 6 अप्रैल 1919 को पूरे भारत में हड़ताल की जाएगी। हड़ताल की जाएगी, पूरे भारत में हड़ताल की जाएगी। और ये हड़ताल होगी, ये बात हो गई। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि महात्मा गांधी की बात थी तो पहले एक डेट आ गई थी 30 मार्च वाली, मिसमैच हो गया दिमाग। भारत में अलग अलग हिस्सों में 30 मार्च को ही हड़ताल शुरू हो गई। समझिए बात को, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। हमने कहा कि 30 मार्च 1919 को एक अखिल भारतीय हड़ताल होगी, आपने सुन भी लिया। फिर हमने कहा ऐसा है कि अभी नहीं होगी, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, 6 अप्रैल को करेंगे। आपने सुना ही नहीं। आप देखेंगे कि 30 मार्च की जगह जो है, मतलब 30 मार्च को ही अलग अलग स्थानों पर हड़ताल शुरू हो गई। दिल्ली में, अहमदाबाद में, पंजाब में। कहां कहां? दिल्ली, दिल्ली, अहमदाबाद, पंजाब। यहां जनता को ये वाली डेट तो सुनाई नहीं दी, तो यहां पर लोगों ने जो है इसी समय संघर्ष करना शुरू कर दिया। अंग्रेज तो अंग्रेज, अंग्रेज के सामने अगर कोई हिंसा का सहारा लेता था तो अंग्रेज उसको चौराहे पर फांसी चढ़ाते थे कि देख लो अगर हिंसा से हमसे जीतोगे तो नहीं जीत पाओगे। क्या किया अंग्रेजों ने? अंग्रेजों ने क्रश कर दिया पूरे तरीके से। अंग्रेज गांव का गांव जला देते थे। तुम हमारे खिलाफ लड़ोगे, छोटे भैया तुम, हाँ हर तरीके से छोटे हो हमसे। इसीलिए 200 साल अंग्रेज यहां शासन करके गए। मानसिकता ही उनकी हमेशा रूल करने की रही। इसलिए भारतीयों को उन्होंने कभी उस तरह लिया ही नहीं, लिया ही नहीं कायदे से। ठीक है, अब आप देखते हैं इस हिंसा को दबाने के लिए अंग्रेज थे, मार्शल लॉ लगा दिया, कानून, सेना का शासन। सेना का शासन आता है, सेना पहले मारती है। आप देखेंगे कि अगर कहीं पे आज भी सेना का शासन लगा दिया जाए, आर्मी बात ही नहीं करती है। मार्शल लॉ लगा दिया गया, अंग्रेजों के द्वारा मार्शल लॉ लगा दिया गया। और अधिकतर स्थानों पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया। क्या होता है कर्फ्यू? 144, 144 धारा 144 कर्फ्यू लगा हुआ है। आप घर से बाहर न निकलें, अति आवश्यक हो तभी निकलें। आपने कोरोना काल में खूब कर्फ्यू देखा होगा। हाँ, कर्फ्यू देखा था ना कोरोना काल में। अति आवश्यक हो तब घर से निकलें, नहीं तो पुलिस आपको जो जेल में डाल सकती है, पकड़ सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, कर्फ्यू लगा दिया गया। अब लेकिन महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी, वो कहे मैं बंबई से जो है मुझको दिल्ली जाना है और वहां से जाना है पंजाब। लेकिन गांधी जी के प्रवेश को रोक दिया गया कि आप यहां नहीं जा सकते। क्या नहीं कर सकते? आप नहीं जा सकते। अब गांधी जी क्यों दिल्ली आना चाहते थे, क्यों पंजाब जाना चाहते थे? क्योंकि लोगों से जो बात कर सकें, समझा सकें, आंदोलन की रणनीति को तय कर सकें। लेकिन इसी बीच पंजाब में एक बड़ी दुखद घटना हुई 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल
1919 ये घटना हुई जलियांवाला बाग स्थान है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से वो जगह जानी जाती है। यहां पर भारतीय जो लोग थे, अगर आप देखेंगे, एक मेला देखने के लिए आए थे। क्या देखने आए थे? मेला। लेकिन उस मेले को देखकर जा नहीं पाए मैदान से। क्यों? क्योंकि अचानक ही अंग्रेज अधिकारी का दिमाग फिर गया, उसने सबको गोलियों से भनवा दिया। ठीक है। और क्या हुआ आप सबको पता है कि 6 अप्रैल 1919 को अगली डेट रखी गई थी कि 6 अप्रैल को जो है आंदोलन किया जाएगा भारत में। और 6 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन की तैयारी चल रही थी, आह्वान किया गया और पूरी जनता महात्मा गांधी का अनुसरण करने लगी, उनकी बात मानने लगी, उनको फॉलो करने लगी। महात्मा गांधी की बात मानकर पंजाब के जलियांवाला बाग में भी लोग इकट्ठा हुए और वहां अमृतसर के पास ये है जलियांवाला बाग। अमृतसर से डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दो नेता थे, ध्यान से सुनो। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू। क्या हुआ क्या कि लोग यहां पर डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को बिना कारण बताए हुए जेल में डाल दिया गया। रोलर एक्ट के तहत कोई नहीं बताया गया कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया, और इनको जेल में डाल दिया गया। और जब इनको जेल में डाल दिया गया तो आप देखेंगे कि जनता नाराज हो गई। इसके पहले ही महात्मा गांधी 8 अप्रैल को गिरफ्तार हो गए थे, आप जानते हैं, दिल्ली में प्रवेश करने के दौरान ही जनता वैसे ही नाराज चल रही थी। इन दोनों घटनाओं ने भारत की जनता को द्वेलित कर दिया, उनके मन को झकझोर दिया। और अगर आप देखेंगे तो जनता आक्रोशित हो गई। जनता के आक्रोशित होने के बाद जो अंग्रेज अधिकारी था जनरल डायर, ओ डायर, अपनी टुकड़ी लेकर, अपनी सेना लेकर अमृतसर पहुंचा। उसने कहा ऐसा है, मेला देखने आए हो, मेला देखो, आंदोलन क्या कर रहे हो यहां? आंदोलन के लिए क्यों कहा है तुमने? ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहां पे मामला क्या था। लोग नाराज थे, लोगों के मन में यह समस्या आ गई थी कि अब हमें जो सरकार की दमन की नीतियां हैं इसके खिलाफ, और जो हमारे नेता सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल जो जेल में डाल दिए गए हैं, उन लोग को जेल से बाहर निकालना है। तो 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। पंजाबियों में जो बैसाखी का पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है। बैसाखी के पर्व में दोपहर के समय था, लोग जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई। कहा गया कि आप आइए। सभी लोग आए। ये जो जलियांवाला जो बाग था, एक पूरा बगीचा था, वहां पर सभी लोग एकत्रित हुए। बहुत बड़ा था, लेकिन समस्या ये थी कि यहां से निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता था। जहां अंग्रेज जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ मछलियों को भूनने के लिए खड़ा था। नहीं तो आप देखेंगे कि क्या हुआ। जनरल डायर उसी रास्ते पर आकर खड़ा हो गया अपनी टुकड़ी लेकर, और यहां पर सभा हो रही थी।
सभा को अंग्रेज सरकार ने पहले ही गैर कानूनी बता रखा था कि इसको कोई राइट नहीं है, इसके पास कोई जो लीगल अथॉरिटी नहीं है। तो सरकार के द्वारा इस सभा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और ये कहा गया, जनरल ओ डायर ने स्पीकर निकाला, माइक वाला आपने सुना होगा, भोपू निकालते हैं, अधिकारियों के पास होता है, ऐसा है ये सभा जो भी हो रही है इसको हटाओ, जल्दी स्थल खाली करो। जनरल ओ डायर ने खूब सूचना दिया कि ऐसा की है, यहां से अभी लोग निकल जाओ, छोड़कर जाने का। लेकिन ये अगर आप देखोगे तो एक तरीके से एक बात ये भी है कि बहुत मौका नहीं दे पाए। मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत कहा कि तुम जाओ, हल्का सा उसका ही कह दिया कि जाओ, और उसके बाद तुरंत ही और अवेयरनेस करते तो हो सकता है कि जनता वहां से चली जाती, लेकिन इसने उतना प्रयास नहीं किया, कहने को बस खाली प्रयास, है ना। अब आप देखोगे कि जब ये सारी बातें हुई, लोग वहां से हटे नहीं, तो जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, कहा गोली चलाओ, फायर। इस गोली कांड में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, जो सरकारी आंकड़ा है। 1000 लोग एक ही समय में मार दिए गए, और वास्तविक आंकड़ा जो है वो कई हजार में है। अब सोचिए कि अंग्रेज कितने क्रूर थे, कितना उनके अंदर एग्रेशन था, कितनी समस्या थी। और इसके बाद इस हत्याकांड की भारत में नहीं, पूरे विश्व में ब्रिटेन की आलोचना होने लगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी हाल फिलहाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर माफी मांगकर जा चुके हैं। आजादी के बाद भी इस समय भी लोगों के मन में वो बात है, बैठी है। अब आप देखेंगे कि क्या हुआ। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स, जो वहां की जो संसद का हिस्सा है, कहा गया कि ऐसी बर्बरता की मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देती जैसा आप लोगों ने जलियांवाला बाग में किया है। आम जनता को, निहत्थे लोगों को ऐसे गोली से मार दिया गया। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी गई। कहा गया कि मुझे आपकी नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए, सर की उपाधि नहीं चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक लिखी थी गीतांजलि, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1913 में वो पुस्तक लिखी गई, 1913। तो आप देखते हैं कि नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस कर दिया। इसके अलावा एक भारतीय थे जिनका नाम था शंकरण नायर। शंकरण नायर ये वायसराय की जो गवर्नर जनरल था उसके कार्यकारिणी के परिषद में थे, मतलब उसको सलाह देते थे शंकरण नायर। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। ये सब प्रश्न आ चुके हैं। शंकरण नायर, शंकरण नायर, इन्होंने कहा कि मुझे वायसराय आपके साथ नहीं काम करना है, मैं आपकी कार्यकारिणी में काम नहीं कर पाऊंगा। किस लिहाज से मैं काम करूं, जब भारतीयों को ऐसे मारा जा रहा है तो मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। ठीक है। जब हत्याकांड हुआ तो ब्रिटेन की सरकार और यहां पर जो लोग थे अंग्रेज, उन्होंने इस हत्याकांड को गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये होता रहता है, अगर विरोध करोगे तो ये तो होगा ही, हमारी बात नहीं मानोगे तो गोली खा ही जाओगे। तो हत्याकांड को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया, गंभीरता से नहीं लिया गया। कांग्रेस ने बार बार इस मामले को उठाया, अंग्रेजों के सामने आग्रह किया, और उनके आग्रह को देखते हुए और जनता के असंतोष को देखते हुए, जनता में बड़ा असंतोष था, उसको देखते हुए अक्टूबर 1919 में इस घटना की जांच के लिए हंटर समिति का निर्माण किया गया। प्रश्न आ चुका, इस घटना की जांच के लिए हंटर समिति, कौन सी?
हंटर मतलब चाबुक नहीं, हंटर समिति ऐसे ही कह रहे हैं, वो तो ऐसे ही बता रहे हैं। हंटर समिति का निर्माण किया गया जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय रखे गए। हंटर समिति क्यों? क्योंकि इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर, उनका नाम ही था हंटर। लोग कहते नहीं कि किसी किसी का नाम भी रख देते लोग हंटर। हाँ 8, 5 अंग्रेज 3 भारतीय। अब जानते हैं कि 5 अंग्रेज होंगे तो हंटर कमेटी की फिर रिपोर्ट क्या आएगी? जैसा आप सब जानते हैं वैसी रिपोर्ट आई। इसमें जो 3 भारतीय थे, चिमनलाल जो सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। वहीं पे लिख लो कि 3 भारतीय कौन कौन शामिल थे। चिमनलाल सीतलवाड़, चीमनलाल, चीमनलाल सीतलवाड़, चीमनलाल सीतलवाड़। इसके अलावा साहबजादा सुल्तान अहमद, साहबजादा एकदम अंग्रेजों की मानसिकता का व्यक्ति होगा ये। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जगत नारायण, जगत नारायण, ठीक है। अंग्रेज, ये तो 3 भारतीय, मतलब अगर आप देखें तो हंटर कमेटी बनी ना, हंटर कमेटी बनी। हंटर कमेटी में 8 सदस्य, 5 अंग्रेज। अब इससे तुम्हें प्रश्न कभी न कभी पूछ देगा। कैसे पूछेगा? कि हंटर कमेटी में कौन से विषय उठाए गए थे, किस लिए बनाया गया था। इस कमेटी में 3 भारतीय सदस्य कौन से थे? कि 3 भारतीय सदस्य कौन से थे, ये ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट आई भाई। कोई जब कमेटी बनती है, जैसे आप लोगों की हम कोई कमेटी बना दें तो कमेटी अपनी अपनी बातें रखेगी, सब मिलके एक निर्णय ले लेंगे, फिर वो आ जाएगा। इन लोगों ने निर्णय क्या दिया समझिए, कि इस घटना में ब्रिटेन की सरकार का कोई दोष नहीं है, जो भारत में अंग्रेज सरकार, इसका कोई दोष नहीं है। केवल एक काम किया गया, जनरल डायर का स्थानांतरण कर दिया गया। उसको सस्पेंड भी नहीं किया गया, स्थानांतरण, केवल ट्रांसफर। क्या दिखा रहे हैं आप? आपकी क्या मानसिक स्थिति है? गांधी जी ने इस हंटर कमीशन की रिपोर्ट को यह कहा कि ये हर पन्ने पर निर्लज्ज लीपापोती है। क्या है? लीपापोती। क्या होता है निर्लज्ज? लोग कहते हैं कि तुम्हें लाज नहीं है, तुमको कोई भी जो शर्म हया नहीं है, कोई भी तुम्हारे अंदर एडिकेट नहीं है। तो गांधी जी ने इस पूरी रिपोर्ट के ऊपर कटाक्ष किया, आर्ग्यू किया और ये कहा ये पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लिपापोती है। लोग अपने अपने मकान में कभी कभी कोई नई लेबर लगाता है तो खुद ही लीप देता है, नहीं देखा है? तो गांधी जी ने कहा ये कुछ नहीं है, ये केवल ब्रिटेन की सरकार के द्वारा एक कोटा पूर्ति की गई है और वही प्रयास किया गया है। अब इस कमेटी की रिपोर्ट से कोई संतुष्ट नहीं था, ठीक? तो क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो उस समय थी, उसने इस हत्याकांड के लिए अपनी कमेटी बनाई।
कहा ये क्या फर्जी कमेटी बनाया, और इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई वो तो महाफर्जी आई। 3 भारतीयों को तुमने शामिल कर दिया, ये तीनों ही उसी मानसिकता के रहे होंगे। अगर हम राम कहें तो तुम भी राम कहो, हम आम कहें तो तुम भी आम कहो। इनका नाम ही था साहबजादा। देखने से ही लग रहा है कि साहबजादा होंगे ये सब के सब जो है ये अंग्रेजों के ही उसमें चले गए। अब इस हत्याकांड की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय, वहीं लिख लो, इस हत्याकांड की जांच के लिए, इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया, जिसके सदस्यों में मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास, चितरंजन राज दास, सी आर दास आदि शामिल थे। ठीक हो गई इंफॉर्मेशन एक। अब समझो किसने, अब इसकी रिपोर्ट अच्छी आएगी। क्या कहा होगा, इस कमेटी ने यह कहा कि जनरल डायर महा ही मूर्ख व्यक्ति था, उसकी आलोचना की गई और यह कहा गया कि जो ब्रिटेन की सरकार है वो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे और जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, उनको मुआवजा दे। परंतु सरकार जो बहरी थी उसको कुछ सुनाई नहीं देता था, कान का इलाज चल रहा था उसके, तो सरकार को कुछ सुनाई नहीं दिया, सरकार ने कुछ सुना ही नहीं। मजबूर हो गए गांधी जी। और इसी के बाद 1919 के बाद एक साल में आप देखेंगे लगभग इसी समय 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ा गया। तो असहयोग आंदोलन के पीछे पृष्ठभूमि कहां से है, रॉलेट एक्ट, ये सारी चीजें धीरे धीरे यहां से पृष्ठभूमि है। तो मजबूर हो गए गांधी जी, उन्होंने कहा कि हमने ये आपसे डिमांड किया था, क्या सुने नहीं, क्या कि सुने लेकिन समझ में नहीं आया। तो मजबूर होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में ही अगर आप देखेंगे तो एक माहौल बनने लगा देश में। माहौल ने बहुत सारी चीजें निर्मित किया, बहुत सारी चीजों को आगे बढ़ाया। क्लियर? एक प्रश्न लिखो, रॉलेट सत्याग्रह क्यों हुआ और इस आंदोलन ने या इस सत्याग्रह ने और इस आंदोलन ने या सत्याग्रह ने असहयोग आंदोलन का आधार कैसे निर्मित कर दिया, असहयोग आंदोलन का आधार कैसे निर्मित कर दिया? कैसे निर्मित कर दिया?
तुरंत लिखो। सुनने में बड़ा मजा आया और लिखने में भी मजा आना चाहिए। हाँ, एक और सुन लो, उसके बाद फिर एक और प्रश्न लिखना, एक साथ ही लिखो। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट में सुन लो। खिलाफत, लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, नहीं, लोग कहते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ चल रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, कुछ लोग कहते हैं मैं तुम्हारे खिलाफ चल रहा हूं। तो खिलाफ का मतलब विरोध ही में, विरोध में कोई आंदोलन चला। अब मामला क्या है, ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला, लगभग 5 साल, है ना। क्या मुद्दा है? मुद्दा है तुर्की के सुल्तान जो था वो इस्लामी जगत का खलीफा माना जाता था। समझना, जो एक देश है तुर्की, जिसको आज के समय में टर्की कहते हो आप, जिसकी राजधानी इस्तांबुल है ना, टर्की, इस्तांबुल। हाँ, हाँ। तो आप देखोगे कि यहां पर जो सुल्तान था, जो राजा था, ठीक है, उसको इस्लामी जगत का, जो भी इस्लामी जो देश थे या इस्लाम को मानने वाले लोग थे, इस्लाम को मानने वाले देशों का, इस्लाम को मानने वाले देशों का खलीफा माना जाता था। खलीफा मतलब एक धर्म प्रमुख, कि जो तुर्की का सुल्तान था, शासक था, इस्लाम को जो लोग मानते थे पूरे विश्व में, उनका वो खलीफा था। ठीक है। अब हुआ क्या, पहला विश्व युद्ध लड़ा गया जब 1914 से 1918, इस समय जर्मनी का सहयोगी हो गया तुर्की। ध्यान सुनो, जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, वर्ल्ड वॉर 1, तो इस समय जर्मनी का सहयोगी था तुर्की, और ये लोग युद्ध कर रहे थे ब्रिटेन के खिलाफ। किसके खिलाफ? ब्रिटेन, फ्रांस, ये जो देश थे, इनके खिलाफ युद्ध कर रहे थे। हुआ क्या, ब्रिटेन की हो गई विजय। ठीक है। और अगर आप देखेंगे तो आगे चल के ये मामला इसी पे ही फंसा।
भारतीय मुसलमानों को ये डर लग रहा था कि युद्ध के बाद टर्की से अंग्रेज जरूर बदला लेंगे, क्योंकि ये टर्की जो है वो जर्मनी के तरफ चला गया, तो इससे बदला तो जरूर लेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि भारत के मुसलमानों ने इस युद्ध में पूरी सहायता प्राप्त करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और भारत के मुसलमान साथ में आ जाए ये अंग्रेज चाहते थे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पहले विश्व युद्ध में भारत भी जो शामिल था ब्रिटेन की तरफ से। ठीक है, पहले वर्ल्ड वार जिसमें अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन था 1914 से 1918 तक, उसमें भारतीय लोग भी गए थे लड़ने अंग्रेजों की तरफ से। उन्हीं की याद में तो इंडिया गेट बना है, जो इंडिया गेट पे सबके नाम लिखे हैं उन्हीं की याद में, जो शहीद हुए थे लोग। तो भारतीय मुसलमानों से इस युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए भी अंग्रेज, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हम आपका सहयोग चाहते हैं और हम तुर्की के साथ कोई भी अन्याय नहीं करेंगे जीतने के बाद, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। क्यों ऐसा? क्योंकि भारत का जो सहयोग मिल रहा है युद्ध में, पहले विश्व युद्ध में, वो सहयोग मिलता है और ये आश्वस्त किया गया भारत के मुसलमानों को कि तुर्की के साथ खराब व्यवहार नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज तो जो गिरगिट से भी तेज थे भाई, गिरगिट तो समय समय पर रंग बदलता, अंग्रेज तो तुरंत तुरंत रंग बदलते थे। अंग्रेजों ने जैसे ही जर्मनी के साथ, जब जर्मनी की हार हुई पहले विश्व युद्ध में, तुर्की भी पराजित हो गया। नवंबर 1918 में अगर आप देखेंगे तो पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 10 अगस्त 1920 को एक संधि हुई, सेवर्स की संधि। 1920 सेवर्स की संधि हुई, द ट्रीटी ऑफ सेवर्स। सेवर्स की संधि हुई। इस संधि के अनुसार ऐसा निर्णय लिया गया कि मुसलमानों की होश उड़ गए। कहते तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, हम ऐसा काम करेंगे। तो ऐसा काम किया गया, इनके होश उड़ गए। क्या हुआ? तुर्की के साम्राज्य को मित्र देशों ने आपस में बांट लिया। पूरे तुर्की देश को ही बांट लिया गया खरबूजे की तरह से। ये तुम्हारा, ये हमारा वाला, ये उनका वाला। और इस प्रकार अगर आप देखेंगे, जो मित्र देश कौन? ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ये जो मित्र देश थे, इन लोगों ने आपस में बांट लिया। इस प्रकार भारत के मुसलमान अंग्रेजों से बहुत अधिक खफा हो गए, नाराज हो गए। इसीलिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ, खिलाफत। भारत के मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया ना ये आंदोलन, जो खिलाफत आंदोलन है, ये मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया, भारतीय मुसलमानों के द्वारा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमारे खलीफा के साथ इतना खराब व्यवहार, उनके देश को बांट लिया तुम लोगों ने। अब भारतीय मुसलमानों ने संधि की शर्तों को बदलवाने का प्रयास शुरू किया कि जो सेवर्स की संधि है उसके जो प्रावधान है उसको बदलवाया जाए। लेकिन अभी इनकी इतनी स्थिति मजबूत थी नहीं, ये असफल रहे, आप सब जानते हैं। मित्र राष्ट्रों ने और काम किया, खलीफा का अपमान किया। कहा ऐसा है, तुम्हारे खलीफा को हम कुछ समझते नहीं, तुम समझते होगे। और इस्लाम की जो पवित्र भूमि थी तुर्की, उस पर अधिकार कर लिया गया। मैंने आपको बताया कि इसके अलग अलग हिस्सों को आपस में बांट लिया गया। यही कारण है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो तुर्की के खलीफा का प्रश्न इसमें है, क्योंकि तुर्की का खलीफा या तुर्की का शासक जर्मनी के साथ था, बाद में वो हार गए। बाद में तुर्की को आपस में मित्र शक्तियों ने बांट लिया और भारतीय मुसलमान इससे नाराज हो गए। और भारतीय मुसलमानों की नाराजगी बाद में खिलाफत आंदोलन का आधार बनाती है।
ठीक। अब ये सारी चीजें भारत में हो रही हैं। इसी परिदृश्य में नवंबर 1919 महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि हिंदुओं और मुसलमानों का एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए। कहां पर? यहीं आपके दिल्ली में। गांधी जी दिल्ली आए, कहा हिंदू और मुसलमान भाइयों एक होना होगा और हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा। तो खिलाफत के प्रश्न पर अगर आप देखेंगे तो नवंबर 1919 में महात्मा गांधी ने एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया। ठीक है, अधिवेशन बुलाया गया तो संघर्ष शुरू होगा, तो संघर्ष शुरू होगा तो कुछ बातें भी आएंगी। जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1921 में कराची में किया गया। कहां पे? कराची कहां है? पाकिस्तान। पाकिस्तान वहां का बहुत जो बड़ा शहर है, जैसे मुंबई भारत का, वैसे वहां का कराची है ना। कराची में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में मोहम्मद अली ने एक घोषणा किया कि आज से किसी भी ईमानदार मुसलमान के लिए अंग्रेजों की फौज में रहना, उसकी भर्ती में जाना, उसको मदद पहुंचाना हराम है। मतलब ये कहा गया कि अब कोई मुसलमान अंग्रेजों की फौज में नहीं जाएगा। फतवा जारी हो गया एक तरीके से, और ये मुसलमान इस बात को मानते बहुत, आज भी आप देखेंगे। तो ये कहा गया कि कोई भी नहीं जाएगा। महात्मा गांधी जी को जब यह बात पता चली, यह खबर उनको मिली, तो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के भाषण को फिर से दोहरा दिया। कहा बिल्कुल ठीक है, हराम है, ये एकदम नहीं जाना चाहिए। और ये बातें धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष में फैल गई। पूरे भारत में ये सारे मुद्दे फैल गए। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को लेकर पूरे भारत का दौरा किया। जैसे लग रहा था कि एकदम महात्मा गांधी गांधी नहीं, अलग ही उनके दिमाग में बातें चल रही थी। और इस कार्य में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया। वो महात्मा गांधी के बड़े सक्रिय सहयोगी रहे। ठीक है। इस समस्या का समाधान कैसे निकला? इसका समाधान तुर्की से ही निकल के आया। क्या हुआ? नवंबर 1922 में जो तुर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में, एक वहां पे नेता थे कमाल पाशा, उनके नेतृत्व में तुर्की में एक क्रांति हुई, एक आंदोलन हुआ, क्रांति हुई, और वहां के सुल्तान को गद्दी से उतार दिया गया। मतलब यह हुआ कि तुर्की में एक जो बड़े नेता थे कमाल पाशा, कमाल पाशा ने तुर्की के अंदर आधुनिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करने के लिए एक क्रांति किया। उसके तहत वहां के सुल्तान को गद्दी से उतार फेंका गया, और जब उतार दिया गया तो उनके स्थान पर दूसरा खलीफा अब्दुल मजीद को बनाया गया, और खलीफा से सारे राजनीतिक अधिकार ले लिए गए। मतलब खलीफा के पास अब कोई अधिकार नहीं बचे। और आप देखेंगे कि भारतीय खिलाफत जो कमेटी थी, इस बात का विरोध करने के लिए 1924 में तुर्की गई, लेकिन कमाल पाशा ने इस दल की उपेक्षा किया और खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया। कहा अभी तो खलीफा का पद रखा भी था, लेकिन आप लोग ऐसी बात कर रहे हो, खलीफा का पद भी नहीं रहेगा। उसके बाद मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। कहा न बांस रहेगा न बजेगी बांसुरी। नहीं, ये कहावत है, न रहेगा बांस न बसेगी बांसुरी, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। खत्म कर दिया, मूल ही खत्म कर दिया कि अब कोई रहेगा ही नहीं। तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया गया और मित्र राष्ट्रों के साथ संधि कर ली गई। यहीं से भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया।
दूसरा प्रश्न लिखो। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? क्यों शुरू हुआ तथा इस आंदोलन के समापन में, इस आंदोलन के समापन में तुर्की की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। तुर्की की ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। क्या करें? तुरंत लिख